आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। शाम के 7 बजने जा रहे हैं और ये खास वक्त होता है हमारे खास बुलेटिन कश्मीर एक्सप्रेस का। आइए आपको बाखबर करते हैं अपने जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर से हेडलाइंस के साथ। वजीर दाखिला ने दी हुर्रियत और पाकिस्तान को मुज़ाकरात की दावत, कहा पुरअमन माहौल में सबके लिए खुले हैं बातचीत के दरवाजे। महबूबा ने किया बयान का खैर मकदम। गवर्नर एनएन वोरा की मुद्दत कार में हो सकती है तौसी। जराये के मुताबिक एनएन वोरा दोबारा बन सकते हैं रियासत के गवर्नर। पंजाब कैडर के साबिक आईपीएस हैं एनएन वोरा। श्रीनगर के बेमीना इलाके में सीआरपीएफ के काफिले की गाड़ी हादसे का शिकार। सड़क हादसे में 19 सीआरपीएफ जवान जख्मी। पथराव के दौरान गाड़ी खाई में गिरने से पेश आया हादसा। हुर्रियत लीडर शब्बीर शाह की बेटी ने किया जम्मू कश्मीर का नाम रोशन। 12वीं क्लास के सीबीएसई इम्तहान में हासिल किए 97.8% नंबर। महबूबा मुफ्ती ने पेश की मुबारकबाद। और रमजान के मौके पर गांदरबल में नेक काम खैरुल वरा बैतुल माल की जानिब से तकसीम की गई व्हील चेयर। बुजुर्ग ऑपरेटेड और एक्सीडेंट के मरीजों को लाने और ले जाने में मिलेगी मदद। मरीजों को लाने और ले जाने में मिलेगी मदद। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मैं हूं इमरान खान। वजीर दाखिला मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने कश्मीर मामले पर बातचीत से कभी भी इनकार नहीं किया है। और एक इंटरव्यू के दौरान वजीर दाखिला ने कहा कि अगर हुर्रियत और पाकिस्तान बातचीत के लिए राजी हैं तो उनसे बातचीत करने में हमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि कशीदगी के माहौल में मानेखेज मुज़ाकरात नामुमकिन है। उन्होंने माना कि कश्मीर पेचीदा मसला है जिसे रातों रात नहीं सुलझाया जा सकता। मौजूदा सीज़फायर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में अमन और अमान कायम करने के लिए मरकजी हुकूमत हमेशा संजीदा रही है। पहली दफा संगबारी में मुलव्वस नौजवानों को आम माफी देने के फैसले का भी उन्होंने दिफा किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि बातचीत के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। उनका मानना है कि आमने सामने बैठकर ही यह फैसला हो सकता है कि बातचीत जारी रह सकती है या नहीं। और वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने वजीर दाखिला के बयान का खैर मकदम किया है। वजीर आला ने मुज़ाकराती अमल को शुरू करने के हवाले से एक अहम ऐलान इसे करार दिया है। वजीर आला ने कहा कि रमजान में एक तरफा सीज़ फायर के नताइज सामने हैं और सभी तब्दीली महसूस कर रहे हैं। वजीर आला को उम्मीद है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दूसरी अलहदगी पसंद तंजीमें अवाम के तय अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए इस मौके का फायदा उठाएंगी। वजीर आला ने हुर्रियत पर जोर दिया कि मसाइल को सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए ही हल किया जा सकता है। और जम्मू कश्मीर के गवर्नर नरेंद्र नाथ वोरा की गवर्नरशिप में मजीद तौसी का इम्कान है। एजेंसी की खबरों के मुताबिक एनएन वोरा एक मुद्दत के लिए रियासत के गवर्नर बने रहेंगे। पंजाब कैडर के साबिक आईपीएस रहे एनएन वोरा रियासत के 12वें जबकि जगमोहन के बाद रियासत के पहले गवर्नर हैं। वोरा 2008 से गवर्नर के ओहदे पर फायज हैं और अगर तौसी को मंजूरी मिल जाती है तो लंबे अरसा तक इस ओहदे पर रहने वाले वो पहले गवर्नर भी बन जाएंगे। इधर श्रीनगर के बेमीना इलाके में एक सड़क हादसे में सीआरपीएफ के 19 जवान जख्मी हो गए। शदीद जवानों पर खासतौर से जख्मी जवानों को बदामी बाग वाक़ आर्मी के 92 बेस हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। शदीद तौर पर ये जख्मी जवान थे, इन्हें 92 बेस हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। एक जवान की हालत नाजुक बताई जा रही है। सीआरपीएफ के आईजी रविदीप शाही के मुताबिक 5-6 जवानों को शदीद चोटें आई हैं, लेकिन सभी खतरे के बाहर है। हादसा सुबह 5:30 बजे के करीब कौमी शाहराह पर शामलाल पेट्रोल पंप के करीब पेश आया। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि सीआरपीएफ की वैन हादसे का शिकार कैसे हुई। पुलिस और सीआरपीएफ दोनों ही हादसे की अलग अलग वजूहात बयां कर रहे हैं। आईजी सीआरपीएफ का कहना है कि 5-6 नौजवानों ने गाड़ी पर पथराव किया जिसकी वजह से ड्राइवर गाड़ी पर कंट्रोल नहीं रख पाया, जबकि एसएसपी श्रीनगर ने इसकी तरदीद की है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज से संगबारी की तस्दीक नहीं हो पाई है। एसएसपी का कहना है कि गाड़ी पर काबू न रख पाने की वजह से यह हादसा पेश आया।
और इससे कबल वस्ती कश्मीर के गांदरबल में हुए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया, जबकि एक खातून सयाह समेत 2 अफराद जख्मी भी हो गए। इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता रात गांदरबल के बिनहामा लार इलाके में हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार लोड कैरियर टेम्पो ट्रैवलर से जाकर टकराया। हादसे के वक्त ऑटो में 3 अफराद सवार थे, जिनमें की एक शख्स के इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि मुंबई की रहने वाली खातून सयाह बरजला अस्पताल में जेर इलाज हैं। कश्मीर के अलायदगी पसंद और हुर्रियत लीडर शब्बीर शाह की बेटी ने 12वीं क्लास के सीबीएसई इम्तिहान में पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। श्रीनगर वाक़ई दिल्ली पब्लिक स्कूल की तालिबा समा शब्बीर शाह ने 12वीं क्लास में 97.8% नंबर हासिल किए हैं। रियासत की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने शब्बीर शाह को उनकी बेटी की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने ट्वीट करके समा को भी मुबारकबाद दी और कहा कि समा नौजवानों के लिए एक मिसाल है और उनकी मेहनत रंग लाई है। आपको बता दें कि टेरर फंडिंग मामले में शब्बीर शाह दिल्ली की जेल में बंद है। सना और उसकी वालिदा ने इस कामयाबी को शब्बीर शाह को नजर किया है। मुस्तकबिल में वकील बनने का ख्वाब देख रही समा ने नौजवानों को खुद पर भरोसा और यकीन पैदा करने का मशवरा दिया है। I have a mixed feeling. It's emotional, overwhelmed, excited, happy. Totally mixed feelings. Normally a person expects good marks, but a state level topper, this is really very surprising and proud moment for my family as well. A lot of hard work. Normally it wouldn't have been this much because I faced a lot of emotional trauma, psychological trauma last year because of my dad, because of him being there in Tihar in such inhumane, in so disturbing conditions, I'll tell you. So then just pushing oneself to study and focusing on the studies was very difficult for me at the beginning, but then it was him who was the source of inspiration for me. He has been fighting for some cause for over 50 years now, and out of which 31 years he was in jail. He is still brave, he is still fighting, so I thought that why will I be affected because of this? Let's make it a positive point and make him proud instead. So शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का लाख लाख करम है कि वाकई हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा था, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा था, क्योंकि यही वाला साल हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आई इस साल में कि शाह साहब को बाहर शिफ्ट किया कश्मीर से बाहर। यह हमारे लिए नई बात नहीं थी उनका जेल में रहना, क्योंकि अब उनको 31 साल हुए अब जेल लाइफ उनकी। लेकिन इस बार जो उनको जम्मू कश्मीर से बाहर, बहुत पहले भी कश्मीर के बाहर जेलों में रहे हैं, लेकिन तब के और आज में फ़र्क यह है कि इस बार काफ़ी इनह्यूमन तरीके से उनके साथ डील किया गया, जो मेरे लिए भी और मेरे बच्चों के लिए भी सहना बहुत मुश्किल था। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा था, लेकिन उसके बावजूद मेरी बेटी ने इतनी कारकर्दगी दिखाई, तो आई विल गिव ऑल क्रेडिट टू हर एंड स्पेशली वी विल डेडिकेट, बोथ ऑफ अस विल डेडिकेट हर सक्सेस टू हिज फादर, हिज 31st ईयर ऑफ हिज लाइफ इन प्रिजन। शी हैज़ बीन ब्रिलियंट स्टूडेंट थ्रू आउट, लेकिन ज़्यादा एकदम एट ए स्ट्रेच नहीं बैठती हैं। 2 घंटा 3 घंटा पढ़ेंगी, 2 घंटा 3 घंटा पढ़ेंगी, लेकिन एट ए स्ट्रेच नहीं बैठती हैं। लेकिन मेरा कंट्रीब्यूशन खास इसके साथ नहीं रहा, बिकॉज मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। मुझे खुद समन्स फेस करने पड़े, मुझे दिल्ली बहुत ज़्यादा शटल करना पड़ा, श्रीनगर टू दिल्ली, दिल्ली टू श्रीनगर। और उसके बावजूद मैं खुद एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा बिजी थी अपनी ड्यूटी के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी अपने जॉब को। तो इसने खुद मेहनत की बहुत, ये इसका सारा अपनी मेहनत का नतीजा है। पीडीपी बीजेपी इत्तेहाद के खिलाफ साबिक वजीर चौधरी लाल सिंह का जारहाना रुख कायम है। जम्मू सतवारी में एक रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कठुआ मामले की जांच सीबीआई को न सौंपकर इंसाफ का गला घोंट रही है। चौधरी लाल सिंह ने रमजान में एकतरफा जंगबंदी के फैसले पर भी पीडीपी के साथ साथ बीजेपी क़यादत पर सवाल उठाए। कौन जिम्मेवार है उन घरों में जिन्होंने घर उजड़े हैं? कौन जिम्मेवार है उन घरों का जिन घरों के बच्चे जहां आके स्कूलों में तरसे हैं और आगे वाले बच्चे अलग से तरसे हैं? गुज़िश्ता 1 माह से राजौरी के जंगलात में लगी आग पर अभी भी काबू नहीं पाया जा सका है। पारा चढ़ने और तेज हवाओं के सबब इसमें फिर से शिद्दत आने लगी है। अपर बथुनी इलाके में चिनार के कई दरख्त जमीन पर गिरे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से लिंक रोड पर घंटों जाम लगा रहा। रास्ता साफ करने के लिए महकमा जंगलात और महकमाई जो मकामी इंतजामिया है, फौज और SDRF से मदद उन्होंने तलब की है। मकामी लोगों की मदद के बाद ही रास्ता साफ कराया जा सका है। काफ़ी आग लगने के लिए खतरा है, क्योंकि इस पे कोनिफर्स ट्रीज ज़्यादा होने की वजह से इस पे वो पाइन नीडल्स इकट्ठे हो जाते हैं। इस पे आग लगने के लिए बड़ा खतरा है।
इस पर हमने क्या किया, हर एक जगह पे, हर एक रेंज पे कंट्रोल रूम से इस्टेब्लिश किया। इसके साथ साथ अडॉक बेसिस पे फायर वॉचर्स हर एक रेंज का 15 लोग हमने डिप्लॉय किया। इधर पुंछ में जिला इलेक्शन ऑफिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। जिला इलेक्शन ऑफिसर मोहम्मद एजाज सैयद की निगरानी में जिला हेडक्वार्टर पुंछ, डिग्री कॉलेज और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सूरनकोट में BLO को ट्रेनिंग भी दी गई है। तरबियती सेशन के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी कि BLO को वोटर आई कार्ड की वेरिफिकेशन और अपडेट से मुताल्लिक जानकारी दी गई। यह मुहिम 26 मई से 20 जून तक जारी रहेगी। वेरिफिकेशन और अपडेट का काम मोबाइल ऐप के जरिए किया जाएगा। जिला इंतजामिया की कोशिश है कि इंदराज के इस अमल में वोटर्स के नाम और पते में कोई खामी न रह जाए। वाज़ेह है कि वोटर्स से मुताल्लिक तमाम तफसीलात पहले ही दर्ज हो चुकी हैं। इस मरहले में घर घर जाकर इसकी तस्दीक करनी है और मोबाइल ऐप के जरिए गलतियों को दुरुस्त किया जाएगा। चूंकि सारा अमल अब ऑनलाइन होगा, लिहाजा BLO को इन चीजों से वाकिफ कराने के लिए वीडियो को और पावर पॉइंटर का भी सहारा लिया गया है। 20 जून तक इनको होस्ट टू होस्ट एक BLO रजिस्टर दिया गया, जो उसकी वेरिफिकेशन करनी है। उसमें कोई नई एडिशन है, डिलीशन है या कोई ट्रांसपोजिशन है, उस बारे में इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। कोई भी इनकी क्वेरी हो, दिक्कत हो, एक नई BLO ऐप आई है, BLO हाइब्रिड ऐप, उसके बारे में बतफसील और ERO नेट सेकंड वर्जन पे हमने इन डिटेल इनसे डिस्कशन किया। हम 2 डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर हैं, हमने इनको ट्रेनिंग दी है। और पटन में JK कंटीजेंट पेड एम्प्लॉयज यूनियन से वाबस्ता एहलकार भी अब सड़कों पर उतर आए हैं। पांडव पार्क में जमा एहलकारों ने मुख्तलिफ मकामात को लेकर सरकार मुखालिफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने सरकारी स्कूलों में चौकीदारों की भर्ती में 50% सीट रिजर्व करने और मिनिमम वेज एक्ट को बाकायदा फायदा दिए जाने का मुतालबा किया है। मुतालबात तस्लीम न किए जाने की सूरत में एहलकारों ने सेक्रेटरीट घेरने की वार्निंग भी दी है। उनका कहना है कि 4 जून तक उनकी मांग अगर नहीं कबूल की गई तो वो सेक्रेटरीट तक मार्च करेंगे। और रमजान के पाक मौके पर खैरुल वरा बैतुल माल की जानिब से गांधरबला जिला अस्पताल को व्हील चेयर का अतिया किया गया। बुजुर्ग, ऑपरेटेड और खासतौर से एक्सीडेंट के मरीजों को लाने और ले जाने में ये व्हील चेयर इस्तेमाल की जाती है। तंजीम से वाबस्ता अफराद ने एक सादी तकरीब के दौरान जिला अस्पताल इंतजामिया को व्हील चेयर सौंपी। जामिया सलूरा के इमाम मरहूम गुलाम मोहम्मद शाह की याद में कायम खैरुल वरा बैतुल माल से फलाही और रिफाही काम किए जाते हैं। और तंजीम से जुड़े लोगों का कहना है कि जल्द ही श्रीनगर वाक़े स्किम्स में भी मरीजों के लिए व्हील चेयर डोनेट की जाएंगी। व्हील चेयर डोनेट कर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल कर खैरुल वरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल माल तरफ बयाद गाय मरहूम गुलाम मोहम्मद शाह इमाम खतीब जामिया मस्जिद शरीफ सालूरा उस गांधरबल हर अजीज शख्सियत समाजी दीनी फलाही कामन मज ब्रोह पकान तथ जज्बस तथ खैर नाश मैन फोन नास यमिस दाग जानित कोर तिहंदिस यादस मज तिहंद ईसाइल सवाब खतर यह गोडनुक मुस्तसन कदम सोन यह फर्जंद अल्ताफ हुसैन शाह। रमजान में इफ्तार की दावतों की रवायत काफी पुरानी है। वादी में तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस भी इस दफा रोजेदारों के लिए इफ्तार का एहतमाम कर रही हैं। जीरन तनमर्ग में तैनात 336 फील्ड रेजिमेंट ने मकामी लोगों को इफ्तार की दावत दी। इस मौके पर मकामी रुकन असम्बली मोहम्मद अब्बास वानी भी मौजूद थे। इफ्तार में खास तौर पर यतीम बच्चियों को मदऊ किया गया था। इन बच्चियों को फौज की जानिब से 5 सिलाई मशीनें सौंपी गई थी। वाज़ेह है कि फौज और अवाम के बाहमी रिश्तों और राब्तों को मुस्तहकम बनाने का यह अहम जरिया साबित हो रहा है। हिफाजती दस्ते इससे कबल खेल और कल्चरल प्रोग्राम के जरिए भी लोगों से जुड़ने की कामयाब कोशिश करते रहे हैं। और माह रमजान के मुबारक मौके पर मजहबी और दीनी अदारों ने नशीली अशिया के खिलाफ मुहिम छेड़ने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में नशीली अशिया की लत खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। खासकर वादी में सूरत हाल बेहद तशवीशनाक है। इस चैलेंज से मुकाबला करने के लिए अब उलेमा और फजला ने मैदान में उतरने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत अनंतनाग में मिनहाज उल कुरान की जानिब से एक रोज़ा सेमिनार के इनेकाद के साथ हुई। पॉलिटेक्निक कॉलेज में मुनक्किद सेमिनार में मेहमान मुकर्ररीन के अलावा तलबा ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मुकर्ररीन ने नौजवानों को नशे से दूर रहने की सलाह दी और इससे होने वाले खतरात से उन्हें आगाह भी किया।
हम एक सर्वे के मातहत ये कर रहे हैं कि सर्वे में कहा गया है कि जो इस वक्त तकरीबन 2.5 लाख के करीब कश्मीर में इस वक्त हमारी जो माएँ, इसमें बहनें और बच्चे इसमें मुलव्वस है इस नासूर में, ड्रग एडिक्शन के नासूर में। तो जो इनकी एज ग्रुप है वो 17 से 35, 90% 17 से 35 इसमें मुलव्वस है। तो इसीलिए हमने ये प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हैं कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे, हायर सेकेंडरी लेवल पे, ताकि बच्चों को अवेयर किया जा सके। वहीं जम्मू प्रेस क्लब में राजकुमारी राजधान की तसनीफ करदा किताब सफर जिंदगी का रस्म इजरा किया गया। टाइटल से ही किताब के मौजू का अंदाजा लगाया जा सकता है। खासतौर से इस मुसन्निफा ने किताब में कश्मीर से वाबस्ता अपनी यादों के साथ साथ मकामी रस्म और रिवाज और वादी के माशरती निज़ाम का दिल की गहराइयों से बयान किया है। किताब में हुकूक निस्वा पर भी बात की गई है। कश्मीर की यादें हमारे दिल में समाये रहेंगे हमेशा जब तक हम जिंदा हैं। तो कविताओं में मैंने यही लिखा है कि कब हम घर जाएंगे, वो समय कब आएगा जब हम घर जाएंगे। कविता में लिखा और कश्मीर की यादें, बाग बगीचे, झरने, झीलें, उनके बारे में मैंने वर्णन किया है जो मेरी यादों में हमेशा समाये रहते हैं। उधर सोपोर के सेंक्टोरियम कॉलेज ऑफ एजुकेशन में खास तौर से शेरी नशिस्त का एहतमाम किया गया। नशिस्त में मशहूर शायर आशिक हुसैन के कलाम पेश किए गए। इस मौके पर उनके एक शेरी मजमुए का भी इजरा हुआ। प्रोग्राम में वादी के उभरते हुए शायर और अदीबों ने शिरकत की। इस मौके पर नातिया मुशायरे का भी एहतमाम किया गया। इसके अलावा कश्मीरी अदब में तबा आजमाई करने वाले शुअरा ने भी सामीईन को अपना कलाम सुनाया। ये मेरा इस टाइम स्पेशल एजुकेशन मैं इनको दे रही हूँ। किसी को ड्राइंग, किसी को अल्फ़ाबेट्स, किसी को थेरापीज, सब देती हूँ जी। तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा अपना प्रोफेशन है ये, तो मैंने इसीलिए ये BRT बैचलर्स ऑफ रिहैबिलिटेशन थेरेपी जो है ब्रांच मेरा, वो चूज़ किया। हमारे बच्चे डेली बेसिस पे यहाँ आते हैं जिसमें हम इनको पूरी रिहैबिलिटेशन देते हैं। जिस्मानी और मेंटली तौर से जो माजूर बच्चे हैं हम सारे केटर करते हैं। तो जो इनकी रिक्वायरमेंट्स, रिकमेंडेशंस रहती हैं, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और वोकेशनल ट्रेनिंग प्लस स्पेशल एजुकेशन, हर बच्चे को ऑब्जर्वेशन पीरियड के लिए लिया जाता है और उस पे एक प्रॉपर एक्शन प्लान बनता है उसकी रिहैबिलिटेशन के लिए, जो फॉलो किया जाता है। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बच्चों में बहुत इम्प्रूवमेंट है एंड वी आर गोइंग वेल। हर किसी चीज़ की क्या क्या ज़रूरतें हैं, हर कोई चीज़ सीखने को मिलती है। प्रैक्टिकल नेट कुछ और दिखाता है लेकिन प्रैक्टिकल कुछ और है इधर। सर ये बच्चे अब हमारी ज़िंदगी है। मैं घर में भी होती हूँ, मेरा ध्यान इनकी तरफ होता है क्योंकि ऐसे बच्चे हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत है। मुझे लास्ट 3 साल से मैं इनके साथ काम करती हूँ, तो आई लव माई वर्क। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ काम करना और सुबह आगे पहले इन्हीं से काम स्टार्ट होता है, इन्हीं पे ख़त्म भी होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। अपना प्रोफेशन है मेरा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो छोटे छोटे बच्चों को ख़ास तौर से जो जहनी तौर पर अगर बात करें, कुछ दिक्कत है जिनके साथ जहनी और जिस्मानी, वो बच्चे यहाँ पर तरबियत हासिल करते हैं, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल भी होता है। सब्र के साथ साथ बच्चों की नफ्सियात की जानकारी की ज़रूरत भी होती है। श्रीनगर के ये बरजूला इलाके में वाक़े छोटे तारा नाम से ये एक इदारा है जिसमें माहिरीन की खिदमत ली जाती है और ये बच्चे मुख्तलिफ अमराज से मुतासर हैं। आम बच्चों जैसा ये सलूक नहीं करते हैं, लेकिन ख़ास तौर से इनकी जो निगाहदाश्त है, तरबियत और तवज्जो इन बच्चों को दी जाती है, इन पर ख़ास ध्यान रखा जाता है ताकि इन्हें नॉर्मल बनाया जा सके। छोटे तारे में जदीद तर्ज की हर सहूलत मौजूद है। आप देख ही रहे हैं, तालीम से लेकर बच्चों की तफरी और एक्सरसाइज, सभी चीज़ों का इंतज़ाम है। यहाँ पर बच्चों को दस्तकारी, कशीदाकारी की भी बेहतर ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये बच्चों के ज़रिए तैयार की गई चीज़ें हैं और बच्चों को पढ़ना, लिखना, बोलना, बात करना और कुछ बच्चे अगर सलाहियत रखते हैं तो उनसे चीज़ें भी बनवाई जाती हैं। अलग अलग आर्ट फॉर्म उनसे तैयार कराए जाते हैं ताकि वो कुछ आगे बढ़ सके और उनका जहन और ज़्यादा डेवलप हो सके। तो आप देख सकते हैं, बहुत मुश्किल काम है ये, इसमें मेहनत बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा इसमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है और साथ में सब्र भी रखना पड़ता है। तो श्रीनगर में ये इदारा है छोटे
तारे। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर लेंगे, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और आज है इतवार और इतवार को होता है हमारा खास सेगमेंट हफ्तेवार शुमारा, जिसमें हम उन तमाम हफ्ते की बड़ी खबरों को, रिपोर्ट्स को शामिल करते हैं जो हमने आपको दिखाई थी और जो खास होती हैं उन्हें हम एक बार फिर आपको इतवार के दिन दिखाते हैं। तो इतवार को नश्र होने वाले इस सेगमेंट में हम आज शुरुआत करते हैं खास तौर से एक तरफा जंगबंदी की जो बात हुई थी रमजान की शुरुआत में। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अंदरूनी रियासत एक तरफा जंगबंदी का ऐलान किया। अमन की तरफ ये एक मुस्बत कदम है, लेकिन पाकिस्तान को चीजें रास नहीं आती। दूसरे तीसरे रमजान से ही पाकिस्तान ने सरहद पर फायरिंग शुरू कर दी थी। यह खबर इस हफ्ते सुर्खियों में रही। टूटे घर, अस्पताल पर फायरिंग, थानों पर मोर्टार से हमला, मासूम बच्चों के जिस्म पर गोलियां और सरहद पर खाली हो चुके दर्जनों गांव। गुज़िश्ता 8 दिनों से पाकिस्तानी सरहद पर बसे इलाकों की यही हालत है। हिंदुस्तान ने रमजान में सीज फायर का ऐलान किया और तभी से पाकिस्तान मुसलसल बॉर्डर पर जंग जैसे हालात बनाए हुए है। जम्मू के हीरानगर, सांबा, रामगढ़, अरनिया, सुचेतगढ़, नशेरा और आरसपुरा में पाकिस्तान की फायरिंग जारी है। अखनूर के केरी बट्टाल का ये इलाका बॉर्डर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है और लोग यहां ना रात को सो पा रहे हैं, ना ही दिन में जाग पा रहे हैं। इतवार को ही बीएसएफ की सख्त कार्रवाई से डरे पाकिस्तान ने फायरिंग रोकने की मांग की थी। अब वो बौखलाहट में रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान सीज फायर के खिलाफ वर्जी कर बार बार जम्मू के पास गोलियां बरसा रहा है, जिसमें लोगों की जानें जा रही हैं। ये किस तरह से आपको चोट लगी? जब चोट लगी तो उस समय आप क्या कर रहे थे, क्या हुआ, पूरा बताएंगे? हाँ सर, मैं घर में बैठा था तो जो मैं बाहर थोड़ा क्रॉस किया 2 कदम, उसके बाद सर मुझे नहीं पता लगा कैसे भी निकला। कब से पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है? सर फायरिंग आज कोई 4-5 दिन में फायरिंग लगातार कर रहा है। पाकिस्तान ने कल ही जम्मू के अखनूर में एक 8 महीने के बच्चे की जान ले ली थी। पाकिस्तान ने 82 mm और 120 mm के मोर्टार दागे। एहतियात के तौर पर सरहद के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अरनिया में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग ने लोगों को नकले मकानी के लिए मजबूर कर दिया है। आप लोग जो है, क्यों आप अपना घर बार छोड़ के जा रहे हैं? घर के पास बहुत सारे बम पड़ रहे हैं, सेलिंग बहुत सुबह से हो रही है, जा रहे हैं हम, क्या करें? अपनी मौसी के घर में जा रहे हैं। क्यों आप अपना घर क्यों छोड़ रहे हो? यहाँ पे रोज फायरिंग होती है, 2 मंथ भी नहीं होते उसके बाद फायरिंग होती है। हमारी बच्चों की, यहाँ के बच्चों की पढ़ाई भी खराब हो रही है, इससे कितना नुकसान हो रहा है। सरकार कुछ करती भी नहीं है, यहाँ के बारे में कुछ सोचती भी नहीं है। पुलिस पर शहरियों के अफसरान की हिफाजत का जिम्मा होता है, लेकिन पुलिस थाने खुद गोलीबारी की रेंज में हैं। अरनिया सेक्टर में 5 शहरी और 1 पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। पाकिस्तान का एक मोर्टार पुलिस स्टेशन पर भी गिरा था। पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन एरियाज में सुबह से शेलिंग ज़्यादा हो रही है, उसमें पर्टिकुलरली अरनिया टाउन जो है वो इफेक्टेड है और बाकी आसपास के गांव जो हैं उनमें भी जो शेलिंग जोन में आते हैं वहाँ पे शेलिंग हुई है। और पिछले 4-5 दिनों से शेलिंग हो रही थी, बीच में 2 दिन की गैप के बाद आज रात को पहले सांबा सेक्टर में स्टार्ट हुई और उसके बाद ये अरनिया सेक्टर में एक्सटेंड हो गई। रमजान का मुबारक महीना अमन को लेकर आता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ अमन पसंदगी की बात करना ही बेईमानी होगी। ये बात सरकार को भी समझ लेनी चाहिए। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर जंग जैसे हालात बना रखे हैं। अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को उसी के अंदाज में जवाब देता रहे।
जम्मू से राजी केरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पाकिस्तान की इस फायरिंग में सरहदी इलाकों में 8 माह के एक मासूम बच्चे समेत 10 से ज्यादा लोग हलाक हुए। हजारों लोग घरों को छोड़कर महफूज मकाम पर पनाह लेने को मजबूर हैं। हमने ये खबर भी आपको दिखाई थी और लगातार हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मुंह तोड़ जवाब देती रहीं, लेकिन नुकसान काफी हो रहा था। जम्मू के सरहदी इलाके अखनूर सेक्टर के इस घर में मातम पसरा है। इसकी वजह है कि पाकिस्तानी स्नाइपर्स की गोली से घर के नन्हे मासूम की मौत हो गई है। महज 8 महीने के इस मासूम की मौत इतनी दर्दनाक तरीके से हुई कि पत्थर दिल का भी कलेजा फट जाए। दरअसल पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगातार गोलीबारी कर रहा है। पाकिस्तानी अब स्नाइपर से मकामी लोगों पर गोलियां दाग रहे हैं। अखनूर के केरी बट्टल में पीर को पाकिस्तानी फौज ने एक 8 महीने के मासूम को गोली मार दी। वो मासूम मरता रहा, लेकिन किसी को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ और जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक काफी देर हो चुकी थी। सबसे दर्दनाक बात यह है कि बच्चा धीरे धीरे मौत की आगोश में समा रहा था और घर वालों को इसका इल्म भी नहीं हुआ। मासूम रात भर रोता रहा और सुबह उसकी मौत हो गई। ये कोई रात के कोई 11 बजे बच्चा अपनी मम्मी के साथ सोया था और हमारे को आवाज़ तो आई नहीं। इधर जो बच्चा एकदम जो जोर से रोने लगा ना, फिर हमने से सोचा बच्चा रो रहा, पानी कि क्या हो रहा क्या नहीं। फिर हमने देखा उसको जो आगे पीछे पूरा कपड़ा जो है ना वो खून से भरा था। बाद में देखा गोली लगी, वो पाकिस्तान से गोली आई, गोली लगी तो उसको। 8 साल का बच्चा था वो लड़का। तो रात को कोई 11 बजे 11:15 बजे उनको लगी थी। तो उनको पता ही नहीं चला भाई रात को क्या प्रॉब्लम। उनको ऐसे वो किसी देसी चक्कर में पड़ रहे भाई कोई और प्रॉब्लम होगी। तो उनको सुबह पता चला कि 10-11 बजे कि उनको बुलेट लगा हुआ है। बच्चे की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और लोग पीएम से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान फौज ने स्नाइपर से मासूम को निशाना बनाया और अब पाकिस्तान को उसकी बुज़दिलाना हरकत का जवाब देना जरूरी हो गया है। क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा का ये वतीरा बन चुका है कि आए दिन बॉर्डर पर गोली फायर हो ही रही है। लेकिन कुछ दिन पहले सामने परसों सुना था कि सीज फायर हुआ, लेकिन सीज फायर के नाम से उसने और ज़्यादा गोलाबारी शुरू कर दी। मासूम बच्चों पर को भी नहीं बख्शा जा रहा। अभी ये ऐसे हालात बन चुके हैं। ऐसे गवर्नमेंट तो बोलती है हाँ जी ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो अपनी नजायज हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लोगों के गुस्से के बाद अब बारी है लीडरान के गुस्से की। बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे शर्मनाक वाकया करार दिया है। उन्होंने पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। भले इसका असर पाकिस्तान पर हो या ना हो, लेकिन मुल्क के लोगों को खुश करने के लिए इतना काफी था। ये जो दहशत के दरिंदे हैं, इनका ना तो इंसानियत से कोई लेना देना है ना इस्लाम से। और ये जो बेरहम वहशी ताकतें हैं, हैवानियत से भरपूर ये ताकतें हैं, इनको सुरक्षा बल मुंहतोड़ जवाब और इनको जायज जवाब दे रहे हैं। और कश्मीर के लोग भी ऐसी ताकतों से नफरत करते हैं। ऐसी ताकतों को परास्त करने के लिए पूरा कश्मीर और कश्मीर के लोग एकजुट हैं। अखनूर समेत सरहदी इलाके पर वाक़े तमाम गांवों को इस तरह के वाक़यात की अब आदत सी हो गई है। गोलियों के साए में वो जीने को मजबूर हैं। लेकिन मासूम की मौत पर क्या सिर्फ मजम्मत से काम चल पाएगा?
मजम्मत के साथ साथ सरहदी लोगों को हिफाजत का भी भरोसा दिया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और 2018 में मिलिटेंसी की कमर तोड़ने के लिए हिफाजती दस्ते अलग अलग हिकमत अमली अख्तियार कर रहे हैं और सबसे पहले ऑपरेशन के दौरान आम शहरियों की हलाकत को कम करने की कोशिश हुई और अब मिलिटेंटों को जिंदा का पकड़ने की हिकमत अमली तरतीब दी गई है। ऑपरेशन की टैगलाइन है कैच देम लाइव। यह खबर भी हमने आपको इस हफ्ते दिखाई थी, एक बार फिर देखिए। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को लेकर सिक्योरिटी एहलकारों की हिकमत अमली में बदलाव देखने को मिलेगा। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी एहलकारों का नया मंत्र कैच देम अलाइव यानी उन्हें जिंदा पकड़ो होगा। सिक्योरिटी एहलकारों की इस बदली हिकमत अमली का मकसद दहशतगर्द तंजीमों में शामिल होने वाले नए लोगों पर नजर रखना और उन्हें वापस उनके घर वालों के पास लौटने के लिए समझाना भी है। हिंदुस्तान ने भले ही रमजान के महीने में सीज फायर का ऐलान किया हो, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल फायरिंग हो रही है। गुज़िश्ता रात फिर जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा, अरनिया और रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी की गई। सरहद पार से अरनिया सेक्टर और सांबा जिला के गांव को निशाना बनाकर मोर्टार दागे गए। इसके बावजूद वजीर दिफा निर्मला सीतारमण ने सीज फायर के फैसले को सही ठहराया है। वजीर दिफा ने कहा है कि सीज फायर को लेकर वजीर दाखिला ने जो भी फैसला लिया है हम सब उसके साथ हैं। Policy, even as it was stated, has very clearly laid out. वजीर दिफा ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से अमन की किसी भी पहल को हिंदुस्तान पूरी संजीदगी से लेगा। Any comment on wanting peace will definitely be taken seriously. पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी हाल ही में हिंदुस्तान से पुरअमन रिश्तों की वकालत की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और गुज़िश्ता हफ्ते जम्मू यूनिवर्सिटी से एक दिलचस्प खबर सामने आई। यहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी से साबिक वाइस चांसलर और सेक्रेटरी सतह के साबिक ब्यूरोक्रेट्स के नाम कई किताबें इशू हैं, लेकिन उन्हें अभी तक जमा नहीं कराया गया है। ये दिलचस्प जानकारी एक आरटीआई से पता चली, जिसमें से कुछ हज़रात तो ऐसे भी हैं जो कि दुनिया से ही कूच कर चुके हैं। किताबों के हवाले से एक पुराना मकूला है जो बेशतर इलाकों में काफी राइज है। कहा जाता है कि किताबें खरीदने के बजाय मांग कर पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। हालांकि तालीम याफ्ता तबके को इससे मुस्तस्ना रखा जा सकता है। किताबों के शौकीन और इससे दिलचस्पी रखने वाले मांग कर किताब तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो इसे वापस भी कर देते हैं। लेकिन जब आप जम्मू यूनिवर्सिटी में आएंगे तो आपको कुछ हैरान करने वाली बातें पता चलेंगी। यहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी में जदीद व कदीम उलूम की कई नादार किताबें दस्तयाब हैं। इनमें से कुछ किताबें बरसों से साबिक शेखुल जामिया और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के नाम इश्यू हैं, जो आज तक जमा नहीं की गई। जिन लोगों के नाम किताबें इश्यू हैं, उनमें से कुछ तो अब दूसरी दुनिया में भी पहुंच चुके हैं। बड़ी हैरानगी की बात हुई कि ये पता चला कि कुछ 6 पूर्व वीसी, जिनमें से अभी कुछ जो है स्वर्गवास भी उनका हो चुका है, उन्होंने भी किताबें जो यूनिवर्सिटी से लेकर वापस नहीं दी थी। तो ये इखलाकियत की बात है कि जब आप वीसी हैं, सबसे बड़ा ओहदा जो यूनिवर्सिटी में होता है, कि आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे कि आप बुक लेकर जो है डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि यूनिवर्सिटी ने भी जो बुक्स वापस नहीं थी, उसमें बड़े बड़े और भी थे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, डिव काम थे, उस टाइम के पुराने सेक्रेटरीज थे, कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन थे, बड़े अहम लोग भी थे। कुछ हमारे जो है लेजिस्लेचर भी थे जो इस दुनिया में शायद नहीं है। तो बड़े बड़े लोगों ने यूनिवर्सिटी से किताबें वापस नहीं दी। जब ये मैटर टेकअप किया गया यूनिवर्सिटी से, तो ये हैरानगी की बात ये पता चली कि यूनिवर्सिटी ने उन लोगों की जो मेंबरशिप है, लाइब्रेरी की एक मेंबरशिप होती है, ना ही वो टर्मिनेट की और ना ही सस्पेंड की। लाइब्रेरी कानून के मुताबिक बुक डिफॉल्टर की मेंबरशिप खत्म कर दी जाती है, जुर्माना भी आयद किया जाता है। लेकिन जिनके नाम किताबें इश्यू हैं, उन पर कार्रवाई करना आसान नहीं। हालांकि ये किताबें सरकारी कामकाज के लिए मंगाई गई हैं। यही वजह है कि कुछ किताबें महकमों के नाम पर एंट्री हैं। बहरहाल यूनिवर्सिटी इंतजामिया अब इन किताबों की वापसी की कोशिश कर रहा है। किसी ने बजट तैयार करना है, किसी ने एजुकेशन पॉलिसी तैयार करनी है, किसी ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी तैयार करनी है, उसको हम किताब भेज रहे हैं। तो रिकॉर्ड तो है कि उस दफ्तर में हमने किताब दे दी और उसके अगेंस्ट सिग्नेचर किसी के हुए नहीं, क्योंकि लेने वाला बार और यहाँ तो आया नहीं है। ऑफिशियल पर्पस के लिए वो किताब गई है। तो इस तरह की किताबें जो है मिसप्लेस जरूर हुई हैं, वो वापस नहीं आई हैं। और जब हमने ये रिकॉर्ड देखा तो कई लोग अब इस दुनिया में हैं भी नहीं है। इनमें से बास किताबें मुसाबकती इम्तिहानात के लिए बेहद कारआमद हैं। इनकी अदम दस्तयाबी से तलबा को खासी दिक्कत हो रही है।
तलबा का कहना है कि किताबों की वापसी को यकीनी बनाने के साथ ही बुक डिफॉल्टर्स पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जो लोअर ग्राउंड लेवल पे जो स्टूडेंट है सर, उसको वो मटेरियल नहीं मिलता है सर। उन बच्चों के लिए यहाँ पे या तो वो स्टफ जो है मल्टीपल बुक्स होनी चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में यहाँ पे उनको मिलना चाहिए ये स्टफ, ताकि वो बच्चे भी उस क्वालिटी को, उस एजुकेशन को अवेल कर सकें, ताकि वो बच्चे भी उस लेवल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। वैसे उन पे भी उसी तरह से एक्शन होना चाहिए जिस तरह से एक आम स्टूडेंट पे होता है, क्योंकि मैं अपनी ही बात करूँगा, मैंने एक बुक ली थी, उसकी प्राइस वैल्यू मतलब उससे एक्सटीड कर गई है जो फाइन यूनिवर्सिटी ने एक स्टूडेंट के ऊपर लगाया। तो उसी तरह के फ़ाइन चार्जेस या उसी तरह का कुछ भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स या हमारे जो वीसी साहब जो भी हैं जिन्होंने बुक्स ली हैं यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी खाता जो है ये बच्चों की फ़ीस वगैरह से चलता है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक जम्मू यूनिवर्सिटी के कुतुबखाने में मुख्तलिफ उलूम व फन की 4.25 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद हैं। मजीद किताबों की खरीदारी पर लाइब्रेरी लाखों रुपए खर्च कर रहा है। समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोगों से ये उम्मीद होती है कि वो समाज में एक नई मिसाल पैदा करेंगे और नई दिशा देंगे, लेकिन यही लोग जब दिशा भटक जाते हैं तो समाज में एक गलत पैगाम जाना लाजमी हो जाता है। वही जम्मू यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में देखने को मिला है। ऐसे में जम्मू यूनिवर्सिटी को समय रहते सख्त कार्रवाई करनी होगी ताकि ज़रूरतमंद बच्चों को सही समय पर सही किताबें मुहैया हो सकें। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। यहाँ एक छोटे से वक्फे के लिए हम रुकेंगे, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मुल्क में त्योहार और तकरीब कमाई का जरिया होते ही हैं। सब जानते हैं मुनाफाखोरी की आदत कभी कभी आम लोगों के लिए तकलीफ का बायस भी बन जाती है। रमजान का महीना आया, नहीं कि खाने पीने मसलन फल, गोश्त, शक्कर और सब्जियों वगैरह की कीमतों में अचानक इजाफा हो जाता है। हालांकि मार्केट में इन चीजों का पूरा स्टॉक मौजूद होता है। इसकी एक मिसाल है भदरवा। वैसे रमजान में हर शहर और कस्बे का यही हाल रहता है। हमने रिपोर्ट आपको इस हफ्ते दिखाई थी, हफ्तेवार शुमारे में एक बार फिर देखिए। रमजान की एक शक्ल ये भी है, अब इसकी भी तशहीर होने लगी है। सलमान खान की फोटो वाले इस ठेले पर शाम से आम खरीदारों और रोजेदारों की भीड़ लग जाएगी। गर्मी के सबब इफ्तार में खरबूज, तरबूज के साथ साथ केले और सेब का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, भले ही इसके लिए खरीदारों को कोई भी कीमत चुकानी पड़े। रमजान से कबल इन फलों की कीमत कुछ और थी, लेकिन अब कुछ और है। एक हफ्ते होने जा रहे हैं रमजान को शुरू हुए और इन एक हफ्तों में फलों की कीमत में दोगुने का इजाफा हो चुका है। 30 रुपए किलो मिलने वाला पपीता और तरबूज इस वक्त 70 रुपए किलो मिल रहा है बाजार में। सड़ी गली सब्जी मनमान रेट चल रहे हैं। कोई भी चीज जो लेने जाओ मनमानी रेट है, कहीं पे भी कोई रेट फिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। फल के अलावा सब्जियों की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हुआ है। आलू प्याज के साथ साथ हरी सब्जियां भी महंगी हो चुकी हैं। इसी तरह शक्कर और रमजान में इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीजों के भी दाम बढ़े हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आग लगी है चिकन यानी मुर्गे के गोश्त में। मई के पहले हफ्ते में 1 किलो गोश्त की कीमत 110 रुपए से 140 रुपए के बीच हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त 1 किलो गोश्त की कीमत 220 रुपए से 240 रुपए के दरमियान है। आज जब हमारे महिलाओं का महीना शुरू हो गया तो इनने 230 और 240 रुपये, कभी 235 का रेट लगाया। यहाँ एक रेट पे तो कोई काम कर नहीं रहा है और अपनी मनमानी चली। एक महीना पहले 140 रुपये का मीट था, तो ये 10-15 दिन के अंदर 225, 230, 235 कैसे हो गया, ताकि हम गरीबों को ये मारा जा रहा है इस महीने। दिलचस्प बात यह है कि मार्केट में फल, फ्रूट, सब्जियां और चिकन की कोई किल्लत नहीं है, बावजूद इसके कीमतों में इजाफा हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि इन्हें महफूज तरीके से बेचा जा रहा हो। जिन कंडीशन में फल और गोश्त बेचे जा रहे हैं वो किसी भी तौर पर सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। के अंदर जो है ज्यादातर दुकानें जो है मुर्ग की और मीट की वो ड्रेन के नज़दीक बनी हुई है और वहाँ पर मक्खियों का, गंदगी का, जो गंदगी पे बैठती हैं उस पर मीट पर बैठती हैं, तो वही चीज़ जो हम घर में ले जाते हैं तो बीमारी फैलने का खदशा है। जैसा कि आपको मालूम है कि टाइफाइड और डायरिया का इस वक्त जो है हॉस्टल में भी आप देख लीजिए बहुत सारे केसेस हैं।
गोश्त और फल बेचने वाले ज्यादातर मुसलमान ही होते हैं। रमजान सवाब कमाने का महीना है, तिजारत में भी मुनाफा कमाने का मौका मिलता है, लेकिन नाजायज तरीके से की गई इस कमाई से दुकान का गल्ला तो भर जाएगा, लेकिन नेकी के खजाने में जरूर कमी आ जाएगी। भदरवा से जी सलाम के लिए राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट। रमजान में रोजेदार को इफ्तार और सहरी कराने की बड़ी फजीलत आई है, लेकिन इसका बड़ा सवाब, अजर और सवाब मिलता है। यही वजह है कि सूबे और मुल्क ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी इज्तिमाई इफ्तार की रवायतें पाई जाती हैं। भदरवा की इफ्तार कमेटी घर से दूर रहने वाले रोजेदारों के इफ्तार पर रोजाना हजारों रुपए खर्च करती है। रमजान में तकरीबन तमाम इलाकों की बड़ी जामे मस्जिद में इफ्तार और सहरी का एहतमाम किया जाता है। उमूमन हर शहर, हर कस्बे और हर गांव में इसकी रवायत है। कहा जाता है कि इज्तिमाई इफ्तार की ये रवायत मुसाफिरों, घर बार छोड़कर तालीम हासिल करने वाले तलबा और रोजी रोटी कमाने वाले मजदूरों के लिए शुरू हुई थी। 2009 से ही भदरवा की जामा मस्जिद में भी इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है। शुरू में 50-60 रोजेदारों को इफ्तार कराया जाता था। आज ये तादाद 500 के करीब पहुंच चुकी है। इफ्तार का सामान तैयार करने पर रोजाना तकरीबन 15,000 रुपए खर्च होते हैं। उस वक्त हमारा खर्चा 30,000 था महीने का, आज अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 लाख से ऊपर हम जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग पैसा दे रहे हैं। हम शुक्रिया उनका, लोगों का अदा करते हैं। बुधरा की ज़मीन, बुधरा के लोग, यहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा सरखेज़ मानी जाती है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि 2.5 लाख यहाँ पे खर्च होता है। तो लोग इतना देते हैं, इतना तो हम थक जाते हैं। कभी कभी तो लड़ना पड़ता है। हद अगर 300 लोग यहाँ पे खाते हैं, मैं 5 या 6 लोगों को जानता हूँ, बाकी मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ कहाँ से हैं। कोई गरीब है, कोई मजदूर है, कोई स्टूडेंट है, बिल्कुल बाहर से। लोकल लोग बहुत कम, लेकिन लोकल लोग भी बैठ सकते हैं। इफ्तार कमेटी की जानिब से इफ्तार में फल, खजूर, बिरयानी और शरबत का इंतजाम किया जाता है। इसके अलावा इनफरादी तौर पर भी लोग घरों से मुख्तलिफ किस्म के पकवान लेकर आते हैं। इफ्तार के इंतजाम से सबसे ज्यादा आसानी दूर दराज से आए तलबा को होती है। इफ्तार के वक्त उन्हें घर से दूर रहने का एहसास नहीं होता। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये रमज़ान का महीना है और इतने लोग यहाँ पे आके बैठ के इफ्तारी करते हैं। हमारी अल्लाह से यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और ये जो है सिलसिला ऐसा ही आगे बढ़ता रहे। और आज हम देख रहे हैं 2 या 3 सफ़े यहाँ पे, हमारा इरादा है कि उस साइड भी आगे चला जाए ये सब। तो दिल को काफ़ी इत्मीनान मिलता है, खुशी मिलती है कि इतने से लोग आप देखते हैं यहाँ पे आके खाना खाते हैं। तो बस बहुत खुशी का ये मतलब एक सुकून सा दिल को मिलता है। बस इसी के लिए हम सब ये थोड़ा कोशिश करते हैं कि ये थोड़ा फ्लरिश हो। इफ्तार दरअसल इस्लाम की असल स्पिरिट का मजहर भी है। इस्लाम में इफ्तार में रोजेदार को शरीक करने की खुसूसी तरगीब दी गई है। गुरबा और मसाकीन के लिए इफ्तार का इंतजाम करने की तो काफी ताकीद की गई है। हमसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारे साथ जो हमारा अल्लाह है बस का। इतनी गर्मी होती है यहाँ पे, मेरे 40 डिग्री भी टेम्परेचर होता है यहाँ पे, और उस टाइम पे हम यहाँ पे किचन में लगे होते हैं। यही मुझे लगता है कि यही माई से हम का, मेरे यही खुसूसियत एक माई से हम की है, तो जो हमें यहाँ पे काम कर रहे हैं। बाज़ जगहों पर तो गैर मुस्लिम भाई भी रोजेदारों के लिए इफ्तार का इंतजाम करते हैं। इफ्तार के इंतजाम के लिए कमेटी के अलावा दूसरे लोग भी माली इमदाद करते हैं। भदरवा की तरह डोडा और किश्तवाड़ में भी इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है। भदरवा से जी सलाम के लिए राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट। गुज़िश्ता हफ्ते कश्मीर सिविल सर्विस जुडिशरी यानी कि KCSJ के नतायज का ऐलान हुआ। तनमर्ग के शब्बीर अहमद मलिक ने इसमें नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए इलाके का नाम रोशन किया। नसीहत और सबक आमोज बात यह रही कि शब्बीर अहमद ने बेहद गुर्बत में अपनी जिंदगी गुजारी है, लेकिन इसकी वजह से उनकी तालीमी सरगर्मियां मुतासिर नहीं हुई। अगर किसी को मुश्किल हालात में अजीम मकासद हासिल करने का गुर सीखना हो तो शब्बीर अहमद मलिक से राब्ता कर सकता है। तनमर्ग तहसील के तुमरहामा गांव में रहने वाले शब्बीर ने हाल ही में KCSJ के एग्जाम में नुमाया कामयाबी हासिल की है। बेहद गरीब फैमिली से ताल्लुक रखने वाले शब्बीर की इस कामयाबी से पूरे गांव में खुशी का माहौल है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी शब्बीर के वालिदैन को है। गुर्बत और अफलास की जिंदगी जीते हुए उन्होंने बेटे की तालीम के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। सबसे पहले मेरे कामयाबी के पीछे जो भी मैं हूँ आज
सबसे पहले मेरे पेरेंट्स का, मेरे माँ और मेरे बाप का आता है सबसे पहले, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करते, या क्योंकि हम मालूम है आपको फार फ्लंग एरिया में रहते हैं, बहुत दूर है यहाँ से, फिर एजुकेशन के लिए परस्यू करना। फिर मेरी बेसिक एजुकेशन जो है यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स में हुई है अप टू 12th के बाद मैंने CET दिया, और CET के बाद आई गॉट सिलेक्टेड इन दिल्ली, सो आई स्टडीड इन दिल्ली लॉ। KCSJ की 11 पोस्ट के लिए कुल 1869 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए थे। इनमें से 45 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मुंतखब 11 उम्मीदवारों में से 8 जम्मू और 3 कश्मीर के हैं। गांव से ही शुरुआती तालीम हासिल करने के बाद शब्बीर ने साइंस से इंटरमीडिएट किया, लेकिन कैरियर के तौर पर उन्होंने कानून की पढ़ाई का इंतखाब किया और बिलाखिर उसकी ये उम्मीद अब पूरी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो नाज़रीन, इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए जी सलाम।